मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की क्लास में मैं कक्षा 8 के लिए जो यूनिट 5 है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस यानी बलों को जाने, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर, बलों के प्रकार, उनके उदाहरण, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है बल क्या है, फोर्स क्या होता है। अ पुश और पुल, धक्का देना, खींचना, ठीक है। अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कब काम करता है? फोर्स रिजल्ट व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, बल तभी उत्पन्न होता है, ठीक है। और बल क्या है वाकई में? ये धक्का या खिंचाव है। बल को किस में मापा जाता है? बल का मात्रक न्यूटन है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे धक्का देना या पुश, खींचना, ये भी एक बल लगाना हुआ। अगर मैंने ज़मीन से उठाकर कोई वस्तु अपने हाथ में पकड़ी है तब इसे लिफ्ट कहेंगे या उठाना कहेंगे। तो इन तीनों में ही हमारा बल लगता है। अब बल क्या प्रभाव पैदा करता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? तो बल 4 प्रकार से प्रभाव पैदा करता है। सबसे पहला क्या करता है? मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको मूव करा देता है, और अगर वो मूव कर रहा है तो चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो वो धीरे कर देगा या तेज कर देगा। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे? अगर मैं दूर से आती हुई गेंद को बैट से स्ट्रोक दूं तो जो बॉल इधर से आ रही होती है, बैट से स्ट्रोक मारने के बाद उसकी दिशा बदल जाती है। नेक्स्ट है ब्रिंग ए चेंज इन द शेप। आटे को गूंथने पर आटा विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। बल किसी वस्तु पर विभिन्न प्रभाव डालता है। किसी स्थिर वस्तु को गति में लाता है। यदि वस्तु गति है तो उसकी चाल बदल देगा, या धीरे कर देगा या तेज कर देगा उसको। वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है और वस्तु के आकार में परिवर्तन लाता है। अगर हम इस चित्र को देखें तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फोर्स किसी वस्तु की स्टेट बदल सकता है। देखिए, धक्का मारने पर ये बॉक्स चलने लग गया। अगर हम बल लगाते हैं तो हम अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। हॉकी की स्टिक से अगर मैं स्ट्रोक मारूं तो बॉल आने की दिशा में बदल सकती हूँ, और बल से मैं किसी भी चीज़ का शेप बदल सकती हूँ। इवन मैं रबड़ बैंड भी अगर खींचूं तो भी बल लगा के वो खिंच जाएगा। कार पर ब्रेक लगाते हैं तो गति जो होती है वो धीरे हो जाती है। बॉल को किक करते हैं तो ये जो बॉल इधर से आ रही होती है उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कोई वस्तु स्थिर है और उसको मूव कराना, तो मैंने एक टेबल को धक्का दे दिया। कैचिंग मूविंग बॉल, वो मूव कर रही थी, अब वो रेस्ट पे आ गई। मेरे हाथ में आते ही बॉल कैच हो गई, बॉल की गति थम गई। हिटिंग बॉल विद अ बैट, चेंज द डायरेक्शन। स्ट्रेचिंग रबड़ बैंड, चेंज द शेप। बल के उदाहरण: मेज को धक्का देना, चलती हुई गेंद को पकड़ना, बल्ले से गेंद को मारना और रबड़ बैंड खींचना। तो बल क्या 4 प्रभाव डालता है? ये चारों ही उसके प्रभाव है। अभी एक बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी चल नहीं रही है, पड़ी हुई है एक जगह पर, तो क्या मतलब है? क्या उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा? If an object is at rest, does it mean no force are acting on it? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है वो कि वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। ये है no, it's mean that all forces acting on an object are balancing each other। चलिए इसे चित्र से समझते हैं। ये देखिए, अब इस डायग्राम में देखिए, अगर कोई यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, आपको पता है बल न्यूटन में लगता है, और दूसरा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से 5 का लगा रहा है। अब दोनों ही, एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, तो दो बैलेंस बल क्या हो जाएगा? नेट बल हो जाएगा 0। तो वस्तु अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। रस्साकशी का खेल तो आपने देखा ही होगा, उसमें भी यही होता है। रस्सी से क्यों नहीं हिलती? क्योंकि दोनों तरफ से एक समान बल लगाया जा रहा है। इस स्थिति में आपको क्या लगता है कौन सा बल लग रहा है? देखिए, गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है, और जितना बल लग रहा है उतना ही मेज जो होती है इस किताब को ऊपर की ओर धक्का मार रही है। तो बल संतुलित हो गया, इसलिए वो विराम अवस्था में चली गई। अब हम बात करते हैं बल के प्रकार। कौन कौन से टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं? बल 2 प्रकार का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट।
फोर्स दैट एक्ट व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है या जब हम बल लगा रहे हैं उनके बीच में एक भौतिक संपर्क होता है, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और इसमें जो बल आते हैं, इसमें जो फोर्स आते हैं वो आते हैं मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है जिसमें कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता, द फोर्सेस दैट एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट लाइक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। असंपर्क बल वह बल जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करते हैं, जैसे चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है। और संपर्क बल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये तभी कार्य करते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे के भौतिक संपर्क में रहें, प्रत्यक्ष रहें। जैसे पेशीय बल है, अब आप कोई वस्तु को हाथ से उठा रहे हैं तो आप उस पर बल लगा रहे हैं, आप वस्तु को छू भी रहे हैं। घर्षण बल है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब हम हर बल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है मस्कुलर फोर्स। आपको याद होगा मस्कुलर जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, पेशीय बल। फोर्स प्रोड्यूस बाय आवर मसल्स, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाला बल है। ये कहाँ मदद करता है? चलने में, वॉकिंग में, रनिंग में, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट में, भोजन को चबाना, ये भी मसल का काम है। मूव फूड ड्यूरिंग द डाइजेशन, जब खाना हम खा लेते हैं, गर्दन हमारे गले से नीचे उतरता है तो भी मस्कुलर मूवमेंट के कारण ही आगे जाता है। पंप्स ब्लड, हृदय तो है ही मस्कुलर ऑर्गन। अब ये जो एनिमल्स ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू डू, एनिमल्स भी आपको पता है हॉर्स कार्ट होती है, बुलेट कार्ट होती है, कैमल कार्ट होती है, भी तो बल लगाते हैं। हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। इसका अगर हम एक उदाहरण लें तो चलना, दौड़ना, भार उठाना, भोजन चबाना, पाचन के दौरान भोजन का आगे बढ़ना, रक्त पंप करना, ये सारे कार्य होते हैं। जानवर भी भारी कार्य करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। अब इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल के उदाहरण दिख रहे हैं। अब जैसे हिरन भाग रहा है, डियर भाग रहा है, उसमें पेशीय बल लगा रहा है। स्नेक मूव कर रहा है, डॉल्फिन तैर रही है, बेबी क्रॉल कर रहा है, गर्ल वॉक कर रही है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। एनिमल्स भी तो लगाते हैं, जैसे हमने अभी बताया। फ्लोइंग द फील्ड विद द बुलक्स, देखो बैल कितना बल लगा रहे हैं खींचने के लिए हल को। हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, हॉर्स भी बल लगा रहा है। तो ये सारे क्या है? बल लगाने। कौन सा बल है? पेशीय बल, यानी कि मस्कुलर फोर्स। अब हम दूसरे टाइप के बल की बात करते हैं जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स में था, दैट इज घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु के दूसरी सतह पर चलने से उसकी गति का विरोध करता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ संपर्क में रहती है और जब हम चलाते हैं तभी ये एक्शन में आता है। Force that oppose the motion of an object when it moves over another surface, ठीक है? अगर वस्तु इधर जा रही है तो घर्षण बल इधर लगता है। अब देखो, अब यहाँ पर इस चित्र में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये चित्र तो आपकी किताब का ही है। आप अपने लंच बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, लंच बॉक्स तो इधर जा रहा है बट घर्षण कहाँ लग रहा है? यहाँ पर। और किस डायरेक्शन में? इधर, ठीक है? जूते, जब आप नए नए जूते लेके आते हैं और थोड़े दिनों के बाद जूते घिस जाते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे जूते और ये जो सतह है इनके बीच में घर्षण बल लगता है। जूते तो गति आगे करते हैं बट घर्षण बल इस तरफ लगता है, ठीक है? जब हम किसी डब्बे को धकेलते हैं तो घर्षण बल गति का विरोध करता है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों और ज़मीन के बीच में घर्षण होता है जिससे जूतों के तलवे घिस जाते हैं। ईंट को आप ज़मीन पर सका के देखिए, बहुत बल लगाना पड़ता है। इवन आप फ्रिक्शन बल आपको तब भी लगता है जब आप साइकिल में ब्रेक लगाते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? हाथों को, दोनों हाथों को रगड़िए, देखिए घर्षण बल के कारण दोनों हथेलियां आपस में जब रगड़ते हैं तो गर्म हो जाती है। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, गति अगर इधर हो रही है तो घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। अब हम बात करेंगे घर्षण किस कारण से लगता है, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन, क्या होता है, क्या कारण होता है। फ्रिक्शन जो होता है ना, घर्षण जो होता है संपर्क में आई हुई सतहों की सूक्ष्म असमानताओं के कारण होता है। जो जब मैंने कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी, टेबल पे रखी और मैंने उसको सरकाया, तो मुझे तो वो वस्तु दिखने में चाहे बाहर से प्लेन लग रही है, चमकीली लग रही है, समतल लग रही है, बट उसकी जो सतह होती है अगर मैं उसको बड़ा करके देखूं तो उसमें असमानताएं होती है, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ होती है। और ये जो छोटे छोटे आभार होते हैं ना, ये और वस्तु आपस में इन दोनों में फंस जाती है, गति का विरोध करती है।
इसलिए खुरदरी सतह पर जो है, अगर हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, पेंसिल है, अगर आप उसको सैंड पेपर पर रगड़ेंगे तो बहुत जल्दी उसका सिक्का घिस जाता है। चिकनी सतह पर ऐसा नहीं होता। सो खुरदरी सतह जितनी ज़्यादा होगी उतना ही घर्षण बल ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज और रफनेस ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी चित्र से समझते हैं इसको। इन कॉन्टैक्ट दीज टाइनी बम्प्स इंटरलॉक एंड अपोज मोशन। यानी कोई वस्तु है, अगर मैं इसको क्लोजअप में देखूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी और नीचे वाली सरफेस भी ऐसे होगी। तो ये जब दोनों ऐसे हो जाते हैं तो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, और यही जोड़ जो होता है ना, ये मोशन को अपोज करता है। रफर द सरफेस ग्रेटर द फ्रिक्शन। अब देखिए, इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। दिखने में एक ब्लॉक टेबल के ऊपर से मूव कर रहा है, बट टेबल के ऊपर भी आपको ये अनियमितताएं दिख रही होंगी, ठीक है। इरेगुलरिटीज बोलते हैं इसे, रफनेस बोलते हैं। इसी रफनेस के कारण जूते घिस जाते हैं, इसी रफनेस के कारण गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, घर्षण होता है ना। ये देखिए, सूक्ष्म असमानताएं होती हैं, तो पेपर में ये वर्ड याद रख लेना, इरेगुलरिटीज या सूक्ष्म असमानताओं के कारण घर्षण होता है। नेक्स्ट, एरोप्लेन को आपने देखा होगा, हमेशा उसकी आकृति ऐसे होती है। हेलीकॉप्टर की भी आकृति आगे की तरफ से चोंच होती है और पीछे से ऐसे होती है और ऐसे होती है। क्यों होती है? जहाज होते हैं, पानी के आगे और पीछे नोक बनी होती है, तो ये सब क्यों होता है? वाई द एरोप्लेन्स एंड शिप्स आर स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब यही है, बर्ड के आकार का। बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, आगे और पीछे से क्या होती है? चोंच ही तो होती है उनकी। हवाई जहाज और जहाजों को धारा रेखीय आकार क्यों दिया जाता है? घर्षण ठोस के अलावा द्रव और गैस में भी होता है। अभी तक हमने ठोस के ऊपर पढ़ा, बट द्रव और गैस में भी घर्षण होता है, वायु घर्षण बोलते हैं इसे। इसलिए हवाई जहाज, नाव और तेज गति से जितनी भी ट्रेन होती हैं, घर्षण को कम करने के लिए धारा रेखीय आकृति, जितनी भी आपने वंदे भारत भी देखी होगी, आगे से वो कुछ इस तरह से है। बुलेट ट्रेन भी कुछ ऐसे थी। फ्रिक्शन नॉट ओनली एक्ट्स इन सॉलिड, इट ऑल्सो एक्ट इन लिक्विड एंड गैसेस। तो ये आपने ध्यान रखना है, तब हम इसे बोलते हैं तरल घर्षण। तरल घर्षण बोलते हैं या फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। Therefore, aeroplane, ships, boats and high-speed trains have a streamlined shape to reduce friction. ये 1 या 2 मार्कर के लिए आ सकता है। इस चित्र के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि धारा रेखीय आकृति क्या होती है। धारा रेखीय आकार, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको स्ट्रीमलाइन शेप दिख रही होगी। एरोप्लेन का देखो, ये आगे का हिस्सा नुकीला है। जितना उसका स्मूथ फ्रंट होगा, उसकी नैरो बैक होती है। स्मूथ फ्रंट है, नैरो बैक है। ये देखिए, वंदे भारत को भी देखिए, आगे से ये क्या निकली हुई है, ये शेप ऐसे बनी हुई है ताकि हवा को काट सके। ये सभी एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए है, ये वाटर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए है, और ये एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए है, यानी वायु घर्षण को कम करना। अब हम अगले प्रकार के बल की चर्चा करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक तो आपने जरूर देखा होगा और उससे खेला भी होगा। ये एक ऐसा बल है जो दो चुंबक को, या चुंबक और चुंबकीय पदार्थ, जैसे चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर लोहा ले सकते हैं, लोहे की कीलें हो सकती हैं, के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, और यह बिना प्रत्यक्ष संपर्क के कार्य करता है। आपको पता है, अगर आप चुंबक के पास लोहे की कीलें लाएं तो चिपक जाती हैं, अगर थोड़ी दूर भी रखें तब भी लोहे की कीलों को आकर्षित कर लेता है, तो संपर्क की जरूरत इसमें नहीं होती। फोर्स दैट कॉज अट्रैक्शन और रिपल्शन, दो ही चीजें होती हैं, या तो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा। इसमें सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन भी हो सकता है। बिटवीन द टू मैग्नेट्स और बिटवीन द मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल आयरन, इट एक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखिए, अब इस चित्र से देखिए, ये है हमारा चुंबकीय बल। एक्शन और अट्रैक्शन और रिपल्शन पे चलता है। चुंबक ये यू शेप का है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे हम लोहे की कीलों को इसके पास लाते हैं, लोहे की कीलें इसके दोनों ध्रुवों से चिपक जाती है। बट क्या होता है जब एक चुंबक दूसरे चुंबक के साथ प्रतिक्रिया करता है? देखो, आपको मैंने बताया था, जैसे इसमें 2 पोल होते हैं, अगर हम अपोजिट पोल्स को लाते हैं आमने सामने, तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ पोल साउथ पोल से चिपक जाता है। ऐसे ही साउथ पोल भी नॉर्थ पोल से चिपक जाता है। बट क्या होता है दोनों का एक जैसा पोल हो? अगर दोनों का एक जैसा पोल होता है, जैसे यहाँ पर साउथ है और साउथ है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ है, तो ये भी आपस में रिपेल करते हैं। यानी एक जैसे पोल जो होते हैं,
ये रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल, अलग अलग पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और ये है हमारा चुंबकीय बल। जब मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल ही अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के प्रति। अब हम अगले प्रकार के बल की चर्चा करते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल। अब ये बल अगर आपने देखना है तो आपने देखा होगा जब सर्दियों में कंबल आप उतारते हैं तो आपके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं कंबल उतारते समय। दैट इज स्थिर विद्युत बल। इसमें और विद्युत बल में फर्क है। विद्युत बल जो है ना वो मूविंग चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ये क्या है? ये स्थिर रहता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी, ठीक है, ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी व्हेन टू मटेरियल्स रब टुगेदर, जब दो मटेरियल को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उनकी सरफेस पे रहता है, चलता नहीं है, रहता है, इसलिए इसका नाम स्टैटिक चार्ज। जैसे रबिंग प्लास्टिक स्केल और स्ट्रॉ विद अ पॉलिथीन। अगर आप कंघी को भी अपने सिर पर रगड़े और कुछ कागज की कतरनों के पास लेके जाए तो कागज की कतरनें उसमें चिपक जाती हैं। या रबिंग बैलून विद अ वूलन क्लॉथ। अनलाइक स्टैटिक चार्जेस, देखो अनलाइक क्यों है? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं ये रिपेल करते हैं। यानी मैग्नेट की तरह ही है, अट्रैक्शन और रिपल्शन इसमें भी होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पे लगाया गया बल होता है। दो वस्तुओं को रगड़ने पर उनकी सतह पर विद्युत आवेश जमा हो जाता है, जिसे हम स्थिर आवेश कहते हैं। स्थिर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूव नहीं करता। जैसे प्लास्टिक का स्केल या स्ट्रॉ को पॉलिथीन से रगड़ना, ये एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो इसे आप याद कर लेना। गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ना, विपरीत स्थिर आवेश जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान स्थिर आवेश यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इस चित्र के द्वारा आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, अगर सिर पर तेल ना लगाया हो और गुब्बारा रगड़े और नीचे कुछ कागज की कतरनें रखें तो गुब्बारे से कागज जो होता है वो चिपक जाता है। क्यों? जब हम सिर से चार्ज करते हैं तो सिर से कुछ इलेक्ट्रॉन गुब्बारे में आ जाते हैं। गुब्बारा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और इन पर क्योंकि आवेश नहीं होता तो इसको अट्रैक्ट कर लेता है चार्ज। यही काम आप कंघी से भी कर सकते हैं। और ये देखिए, अगर आप गुब्बारे को सिर के ऊपर से रगड़े और दोबारा गुब्बारे को सिर के पास ले जाए तो बाल जो होते हैं ना इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि सिर पर रगड़ने से ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है और बाल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करता है, इसलिए बाल खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, स्ट्रॉ से भी कर सकते हैं आप, कपड़ा रगड़ के भी कर सकते हैं। अब हम अगले बल की बात करते हैं। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसे हमने अभी स्थिर विद्युत बल के बारे में चर्चा करी, और ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ये वो बल है जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, और हमेशा याद रखना इस पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण का बल रहता है। उदाहरण के लिए, ऊपर फेंकी गई गेंद जो होती है, आप कुछ भी ऊपर फेंको वो नीचे आएगा ही आएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पृथ्वी पर गिर जाती है। इट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स ग्रेविटी। इसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। इट्स ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, मैंने बताया अभी। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स बैक टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इस चित्र को देखिए, गुरुत्वाकर्षण बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब आप रबड़ को नीचे फेंकते हैं तो रबड़ हमेशा नीचे ज़मीन की ओर जाता है। फलों से लदे हुए पेड़ से जब फल नीचे गिरता है तो कहाँ जाता है? हमेशा ज़मीन की ओर जाता है, आकाश की ओर नहीं जाता। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा है कि पृथ्वी जो होती है ना सभी को अपनी ओर खींचती है। ऊंचाई से जब हम गिरते हैं तो हम नीचे की ओर ही गिरते हैं। बास्केटबॉल के नेट में फेंकी गई बॉल हमेशा नीचे की ओर गिरती है। जब हम मारते हैं स्विमिंग पूल में तो हम कहाँ जाते हैं? यहाँ। आपको पता है ये बिना संपर्क के कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्या होता है जब हम किसी गेंद को सीधा ऊपर उछाला जाता है? जब गेंद को हम ऊपर उछालते हैं, देखो यहाँ से गेंद को मैंने ऊपर उछाला तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी क्या होगा, उसकी गति कम हो जाती है और एक ऐसा पॉइंट आएगा वो रुक जाती है, यानी उसकी गति क्या हो जाती है? 0। और फिर वो नीचे गिरना शुरू करती है, उसकी चाल तेज हो जाती है, वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। और किसके कारण तेजी से नीचे गिरने लगती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण।
तो जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाती है, एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर वह रुक जाती है। उसके बाद उसकी गति की दिशा बदल जाती है और वो तेजी से नीचे आने लगती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। Its speeds keep decreasing until it come to a stop. After reaching top, it changes its direction and start moving downward with the increasing speed due to gravity. जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है, देखिए हमने पेशीय बल लगाया, मस्कुलर फोर्स लगाया, बॉल ऊपर गई, थोड़ी देर के बाद बॉल जाके रुक जाती है हवा में। उसके बाद ये नीचे गिरना चालू करती है। जैसे जैसे नीचे गिरती है धरती इसको खींचती है, गुरुत्वाकर्षण लगता है, बॉल की जो गिरने की गति है वो भी बढ़ जाती है। और जब ये बिल्कुल नीचे ज़मीन पर पहुंच जाती है तो जैसे ही धरती से टकराती है उसके बाद इसकी गति धीरे धीरे कम होकर शून्य पर आ जाती है। ऊपर जाते समय वस्तु सीधी ऊपर जाती है, धीमी होती है, रुकती है और फिर ये सीधी नीचे आती है। अभी जो हमने मूवमेंट करी इसे कहते हैं ऊर्ध्वाकार गति। What is vertical motion? Motion of an object in upward or downward direction under the influence of a gravitational force. ऊपर जाना और फिर रुक के वापस नीचे आना। This is the vertical motion, ऊर्ध्वाकार गति। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से किसी वस्तु का ऊपर जाना और फिर या नीचे की दिशा में होने वाली गति यह कहलाती है ऊर्ध्वाकार गति। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेट, यानी कि भार क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट आता है द्रव्यमान का कि किसी वस्तु में कितना सामान निहित है, और एक आता है भार। अब हम यहाँ पर भार की चर्चा कर रहे हैं। भार जो होता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। किसी भी वस्तु का भार यानी कि जिस बल से धरती उसे खींच रही है, इसको नापने के लिए हम हमेशा स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करते हैं और इसे हमेशा न्यूटन में मापा जाता है। What is weight? Weight is the force with which the earth attracts object. We use spring balance to measure the weight of an object. It measure weight in newtons. ठीक है? अब यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने बैग को नहीं टांगा था तब इतना था, बैग टांगते ही ये 4 न्यूटन जो है इसका भार बताने लगा। हमने टांगा 0 पे था और जैसे ही बैग टांगा तो ये किस पर आ गया, 4 पर। तो यहाँ पर आपको भार दिखता है और इस तरफ आपका किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान में अंतर, दोनों में ये कमानीदार तुला है और उससे आप मेजर कर सकते हैं। देखिए, हाउ डज अ स्प्रिंग बैलेंस मेजर वेट। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो कैसे मेजर करता है वेट। जब किसी वस्तु को स्प्रिंग बैलेंस पर लटकाया जाता है तो वह स्प्रिंग बैलेंस को खींचती है। जितना अधिक खिंचाव होता है उतना ही अधिक भार होता है। और स्प्रिंग बैलेंस का देखा जाए तो ये 10 न्यूटन तक भार को माप सकता है। When an object is hung on spring balance, it stretches the spring. More stretches means more weight. The maximum weight it can measure is 10 न्यूटन। और जो बड़े गैस सिलेंडर को नापने के लिए आते हैं वो उसमें अलग यूनिट्स बनी होती हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं। आप ये स्प्रिंग बैलेंस को देखेंगे तो इसमें ना बेटा दोनों स्केल होते हैं, एक तरफ मास होता है और एक तरफ वेट होता है। तो जब हम इससे कोई भारी वस्तु को लटकाते हैं तो ये स्प्रिंग जो होता है वो खिंच जाता है। ये जितना स्प्रिंग खिंचता है उतना ही आप मास और वेट निकाल सकते हैं। ये स्केल मास का है, ये स्केल वेट का है। अब ये डिफरेंस पेपर में आ सकता है मास और वेट के बीच में। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट मास कहलाता है। फोर्स विद विच द ग्रेविटी पुल्स एन ऑब्जेक्ट ये वेट कहलाता है। इसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसकी एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट हमने बताया था न्यूटन है। इसको हम बीम बैलेंस से करते हैं, तराजू से तोलते हैं, जबकि इसके लिए हम हमेशा स्प्रिंग बैलेंस ही इस्तेमाल करते हैं। और मास जो होता है ना रिमेन्स सेम एवरीवेयर, ये एक जैसा रहता है, बट वेट जो होता है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है, ये चेंज हो जाता है। द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है।
और इसे हम किलोग्राम में मापा जाता है, इसे बीम बैलेंस से मापा जाता है और ये स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता, यानी एक समान रहता है। R जो है वह बल है जिससे गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है और इसे न्यूटन में मापा जाता है। स्प्रिंग बैलेंस से इसे यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए और ये स्थान के अनुसार बदल जाता है। अब जो हमने ये चौथी बात कही थी कि ये स्थान के अनुसार बदल जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम अर्थ पर हैं तो इसकी वैल्यू 9.8 होती है, बट अगर मैं चंद्रमा पर चली जाऊं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के वजन का 1/6 है, ध्यान से सुनिए, चंद्रमा का जो वजन है पृथ्वी का जो वजन है उसका 1/6 है, इसलिए चंद्रमा पर ग्रेविटी भी 1/6 हो जाती है। यानी अगर आपका पृथ्वी पर वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर 60/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा, ठीक है। और इसे अगर हम न्यूटन में कहें तो n आएगा इसमें। जुपिटर पे बात करते हैं तो जुपिटर की पृथ्वी से जो ग्रेविटी है वो 2.5 गुना ज़्यादा होती है, तो जुपिटर पे जाने पर वज़न बढ़ जाता है। तो मैंने बताया ना कि जो हमारा वेट होता है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है, चंद्रमा पर कम हो जाता है और जुपिटर पर बढ़ जाता है। अब हम एक और बल की बात करते हैं, दैट इज़ बुओयंट फोर्स। अब थ्रस्ट भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। उत मतलब ऊपर, प्लावन तैरने में मदद करने वाला। जब द्रव द्वारा जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वो जो पानी होती है ना, जैसे मैंने बताया अभी हवा भी एक बल लगाती है, ऐसे पानी भी उस वस्तु पर बल लगाता है। द्रव द्वारा उसमें रखी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है और ये बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है, जैसे, ठीक है। और यह बल वस्तुओं को तैरने में सहायता कराता है। इट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, इसमें लिक्विड भी आ सकता है, गैस भी, ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट, इट हेल्प ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। इसे समझना हो, ये देखिए पानी से भरी बाल्टी है, उस पर एक बोतल रख दीजिए, क्या करेगी, बोतल तैरेगी। क्यों? क्योंकि पानी, देखो बोतल का वजन नीचे की ओर लग रहा है और पानी उसको ऊपर की ओर धक्का मार रहा है। ये जो पानी धक्का मारता है ना, ये है उत्प्लावन बल, ठीक है। कोई वस्तु है जब उसका वेट नीचे की ओर लग रहा है और पानी भी उसको धक्का मार रही है, ये होता है ऊपर की ओर लगने वाला बल, होता है उत्प्लावन बल। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे उत्प्लावन बल के, बुओयंट फोर्स के। बोट फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू बुओयंट फोर्स। क्यों? बोट जो है उसका वेट नीचे की ओर लग रहा है और जिस पानी में वो तैर रही है वो उसको ऊपर धक्का मार रहा है। तो इसमें एक चीज़ देखनी है कि वेट ज़्यादा है या बल ज़्यादा है। अगर वेट ज़्यादा है और उत्प्लावन बल कम है, वस्तु डूब जाएगी। अगर वेट कम है, उत्प्लावन बल ज़्यादा है तो वो तैरेगी। तो नाव जो होती है पानी में उत्प्लावन बल के कारण तैरती है। पानी में डुबाने पर पत्थर हल्का महसूस करता है। पानी में अगर आप कोई चीज़ डुबो दो और उसको पानी में हिलाओ तो आपको हल्का लगेगा, क्योंकि उस पर बल लग रहा है ना, कौन लगा रहा है, पानी। स्टोन फील लाइटर व्हेन डिप इन वाटर एज द वाटर अप्लाई बुओयंट फोर्स ऑन इट। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है, कम घनत्व और अधिक घनत्व, लो और हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब है मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर है। हाई डेंसिटी का मतलब है जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो पास पास है। देखो ना, अगर मैं इतने से ब्लॉक में देखूँ तो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और इतने ब्लॉक में करूँगी तो सिर्फ 2 है। तो किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो ये अधिक घनत्व वाला होगा और ये कम घनत्व वाला होगा, ठीक है। What are the condition for an object to sink or float? कोई भी चीज़ पानी में तैरती है या डूबती है, ये किस पे डिपेंड करता है, यानी किसी वस्तु के तैरने या डूबने की शर्तें क्या है। शर्त क्या है? वही दोनों फोर्सेस है। ऑब्जेक्ट फ्लोट्स व्हेन बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी उस पर लगने वाला जो पानी द्वारा बल लगाया जा रहा है वो वस्तु के वजन से ज़्यादा है या बराबर है। ऑब्जेक्ट सिंक, डूब जाता है, व्हेन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, जब उसका वेट ज़्यादा होता है देन द बुओयंट फोर्स। एक और बात, बुओयंट फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे। अगर वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने एक स्मॉल चेरी टमाटर लिया है और उसे पानी में डाला है, वो डूब गया है, बट उसी पानी में अगर मैं 3-4 चम्मच नमक घोल दूँ और वही चेरी टमाटर को डालूँ तो वो तैरता है। ये घर में आप प्रयोग कर सकते हैं।
नींबू के साथ भी, ठीक है। पानी में डालेंगे नींबू डूब जाएगा, बट अगर नमक वाले पानी में डालेंगे नींबू तैरता है, क्योंकि तब वो इतने कण में यहाँ पर इतने आ रहे हैं और यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो उसमें नमक के कण भी आ गए पानी के साथ साथ, ठीक है। वस्तु तभी तैरेगी जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर या उससे अधिक होता है। वस्तु डूबती है यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है। उत्प्लावन बल उस द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है जिसमें वस्तु को रखा जाता है। अगला सवाल, एक ही वस्तु है, एक द्रव में तैरती है पर वो दूसरे द्रव में डूब जाती है, क्यों? Why does the same object float in one liquid and but sink in another? अभी मैंने बताया वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। It happens because the buoyant force depends upon the density of the liquid. More dense the liquid, greater the buoyant force it directs and make the subject float. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अधिक घनत्व वाला द्रव जो होता है अधिक उत्प्लावन बल लगाएगा, जिससे वस्तु तैरती है। इसको हम एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। प्यूमिक स्टोन आपने देखा होगा, इससे पैर साफ करते हैं, ठीक है। यह पत्थर इकलौता ऐसा पत्थर जो पानी में डालो ना तैरता है, जबकि सामान्य पत्थर डूब जाता है, क्यों? Why the pumice stone floats on water while the normal stone sink? Pumice is a porous stone। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पे छोटे छोटे जो है पोर्स है, छिद्र। मेड ऑफ इग्नियस रॉक, अग्नि चट्टानी, जो ज्वालामुखी जब बाहर फूटता है उसका लावा ठंडा होता है तो उससे अग्नि शैल बनती है, इग्नियस रॉक। उसी को ठंडा करने पर यह बनती है प्यूमिस स्टोन। इट हैज़ मैनी एयर पोर्स विच मेक इट लेस डेंस, क्योंकि इसमें हवा भर जाती है ना तो उसका वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, डेंस कम हो जाता है, सो इट फ्लोट। और नॉर्मल स्टोन जो होता है वो डेंसर होता है क्योंकि उसमें पोर्स ही नहीं होते, सो वो सिंक कर जाता है। प्यूमिस जो कि एक अग्निशैल का पत्थर है, इसमें बहुत सारे वायु छेद होते हैं, इसके कारण इसका घनत्व पानी से कम हो जाता है, अतः ये पानी पे तैरता है, जबकि सामान्य पत्थर जो होता है घनत्व उसका पानी से ज़्यादा होने के कारण वह डूब जाता है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैंने एक गिलास पानी लिया है और उसमें पत्थर डाला, पत्थर तो डूब गया है। बट अगर मैं प्यूमिस स्टोन डालती हूँ, देखो इसके पोर्स होते हैं और ये हमेशा तैरता है, क्यों? हवा भर जाती है, हवा भरने से इसके अंदर लाइट फील होता है। और इसी पर आता है हमारा आर्किमिडीज का उत्प्लावन सिद्धांत। व्हाट इज एन आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्ज इन लिक्विड, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या तो पूरी डुबोई हो या आंशिक रूप से डुबोई हो, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉइंट फोर्स, तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है जो किसके बराबर होता है? इट इक्वल टू द वेट ऑफ एन लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यह जो उत्प्लावन बल है ये उस द्वारा विस्थापित द्रव के भार, यानी कोई वस्तु अगर इतनी जगह घेर रही है तो इतनी जगह में वो जितना पानी घेर रही है उस पानी के वजन के बराबर उस पर बल लगता है। चलिए इसे चित्र द्वारा समझते हैं। ये एक बीकर है, यहाँ से एक आउटलेट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक इसमें पानी था। अब जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट डाला, ये जो पानी था, आपने देखा कि क्या हुआ? जैसे ये ब्लॉक डाला, ब्लॉक नीचे गया, ब्लॉक ने अपने वजन का पानी बाहर निकाल दिया। तो जब मैंने ब्लॉक का वजन किया और उसके द्वारा निकाला हुआ, जब ब्लॉक डालने पर जो बीकर था उसमें से जो पानी निकला, ठीक है, उसको वजन तोला तो दोनों बराबर आए, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टू बराबर है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इतना ही पानी उसने निकाला था। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल उसके द्वारा हटाए गए जो घेरे गए पानी के बल के बराबर होता है। बैक एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन मिलान करने का है। फोर्स को उसके एग्जाम्पल से मिलाना है। मस्कुलर फोर्स मांसपेशीय, या इसे हम पेशीय बल भी कह सकते हैं। अ चाइल्ड लिफ्टिंग स्कूल बैग, बच्चे का स्कूल बैग उठाना। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ, कंपास का उत्तर दिशा में को दिखाना। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग बिफोर बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा तक पहुंचने से पहले क्रिकेट की गेंद का रुकना घर्षण बल कार्य करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ है? अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से फल गिरना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, ऊन से रगड़े गुब्बारे का बालों को आकर्षित करना। और बैलून रब विद द वूल अट्रैक्ट हेयर्स। अगला आता है ट्रू एंड फॉल्स। अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ मोशन। किसी वस्तु की गति को
में वेग में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता हो। हाँ भाई, धक्का मारोगे तो वो तेज चलेगी या रुक जाएगी। सही है ये। ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, द स्पीड ऑफ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीज। क्या घर्षण के कारण समतल भूमि पर लुढ़कती हुई गेंद की गति बढ़ जाती है? अरे आप ये देखो, गेंद को रेत पर छोड़ो और गेंद को एक गीले फर्श पर छोड़ो, दूर कहाँ तक जाएगी? गीले फर्श पर। रेत पे क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा गलत, गति बढ़ नहीं जाती, कम हो जाती है। देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स प्लेस एट सम डिस्टेंस अपार्ट। बेटा उनके बीच में तो फोर्स कार्य करता है, क्योंकि ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, स्थिर विद्युत बल है। कम दूरी पर रखे दो आवेशित वस्तुओं के बीच में कोई बल नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन टू रब्ड बैलून्स आर ब्रॉट टुगेदर। देखो मैंने इसको भी कपड़े से रगड़ा है, इसको भी कपड़े से रगड़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों बैलून्स को पास लिया है। अब क्या हुआ, इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज। अब दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कोर्स में, दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऊन से रगड़े गए दो गुब्बारों को पास लाने पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है। दे रिपेल ईच अदर बिकॉज बोथ हैव द सेम चार्जेस। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। अब यही है, एक बीकर लीजिए, पानी डालिए और एक लकड़ी का ब्लॉक डालिए और एक सिक्का डालिए। क्या होगा, सिक्का डूब जाता है, लकड़ी का ब्लॉक तैरता है। अब क्या क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कॉइन सिंक बट अ वुडन ब्लॉक फ्लोट। सिक्का डूब जाता है पर लकड़ी का ब्लॉक तैरता है, क्यों? बताया था मैंने, कॉइन जो है वो डेंस है, उसके पार्टिकल्स क्या है, पास पास है। देन वाटर, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर है, तो वाटर जो है वो लेस डेंस है और कॉइन ज़्यादा डेंस है। नेचुरली ज़्यादा डेंस है तो वजन भारी होगा, नीचे गिर जाएगा। वुड इज लेस डेंस, ठीक है। देन वाटर, सिक्का पानी से अधिक घनत्व वाला है, जबकि लकड़ी का घनत्व पानी से कम है, इसलिए पानी उस पर जब बल लगाता है तो वो ज़्यादा लगाता है। लकड़ी का इतना वजन नहीं होता, इसलिए लकड़ी तैरती है। अगला, विच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। ये हमने करा था, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कौन कौन से उस पर बल लगते हैं। सबसे पहला, जब हम बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो सबसे पहला पेशीय बल लगता है। भाई हाथों से तो धक्का मारे, बॉल तो हाथ से ही फेंकेंगे। जब हाथ से छूट जाने के बाद जब बॉल एक रुक जाती है और उस पर कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे उसकी धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है। फिर हवा में जब तक बॉल रहती है तब तक उस पर वायु घर्षण भी कार्य करता है, तो 3 बल कार्य करते हैं उस पर। व्हाइल थ्रोइंग द बॉल अपवर्ड मस्कुलर फोर्स एक्ट, आफ्टर लीविंग द हैंड ग्रेविटी ऑल्सो एक्ट डाउनवर्ड। और जब तक बॉल हवा में रहती है उस पर एयर फ्रिक्शन भी तो लगता है। देखिए इस चित्र से समझते हैं, यहाँ से धक्का दिया मैंने तो मेरा पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स लगा, बॉल गई ऊपर। अब बॉल के ऊपर क्या लग रहा है, हवा का फ्रिक्शन भी लग रहा है। हवा उसका प्रतिरोध को कर रही है, कहाँ जा रही है, रोक रही है उसको। और फिर क्या लग रहा है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, तो 3 बल उस पर कार्य कर रहे हैं। हाउ कैन द बॉल स्टॉप बिफोर और आफ्टर पॉइंट ए। गेंद ए से पहले या बाद में कैसे रुकेगी। अब देखो मैंने यहाँ से बॉल छोड़ी है, स्लांट बना हुआ है, इसमें ढलान बनी हुई है। अगर मुझे बॉल को यहाँ से गिराते हुए ए के पार करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे ए के बाद करना है तो मुझे घर्षण को कम करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉल यहाँ से आए और ए से पहले ही रुक जाए तो मुझे यहाँ पर घर्षण बढ़ाना पड़ेगा। ऊन का कपड़ा रख दूंगी, रेत बिछा दूंगी, कुछ भी कर दूंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ए से पहले रुकना है तो घर्षण बढ़ाना यानी इंक्रीज फ्रिक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी सतह पर फिसलते क्यों है। आपने देखा होगा अगर सरफ का पानी या साबुन का पानी फर्श पर गिर जाता है तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो फिसलने का खतरा रहता है। इवन बारिश में भी फिसलने का खतरा रहता है जब सिर्फ पानी होता है। क्यों, वाई डू वी स्लिप ऑन स्मूथ सरफेसेस। या नया घर हो, फर्श बड़े चिकने हो, पॉलिश हो रखी हो, तो उस पर भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज घर्षण बल बहुत कम रह जाता है, बिकॉज फ्रिक्शन इज वेरी लो। नेक्स्ट, क्या असमान गति में बल लगता है। गति कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। यस, इज फोर्स अप्लाइड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका मतलब या तो उसकी गति बढ़ रही है या कम हो रही है, एक जैसी नहीं है। सो इट्स स्पीड और डायरेक्शन इज चेंजिंग, या तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है, गोलाई में घूम रहा है वो, डायरेक्शन बदल रही है ना। गोलाई में घूमेगा तो पहले इधर जा रही है, फिर इधर घूमा, फिर वो इधर घूमा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई। हाँ, असमान गति में वस्तु की गति बदलती है या दिशा बदलती है, इसलिए उस पर बल तो कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है, ठीक है। इसका क्या कारण है।
क्या वस्तु का द्रव्यमान भी 1/6 हो जाता है? मास बदलता है कभी? बताओ। The weight of an object on moon become 1/6 of its weight on earth. What caused this change? Gravitational pull. Does the mass of an object also become 1/6 with the mass on earth? क्वेश्चन समझ में आया? देखो, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, ठीक है, इसलिए वस्तु का भार भी 1/6 हो जाता है। क्यों? बताया था मैंने आपको। बट वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ, सो द ऑब्जेक्ट वेट विल बिकम 1/6, क्योंकि वेट किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल पुल पे। जब ग्रेविटेशनल पुल ही 1/6 हो गया तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। बट मास जो होता है, इट्स मास डज नॉट चेंज। मास जो होता है ना बेटा, द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है। यही हमने जब दोनों के बीच में अंतर करा था, मैंने बताया था जो वेट होता है ना वो लोकेशन के हिसाब से बदल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ क्या है, मेरे पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है और तीनों अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। एक का वेट 1 है, एक का वेट 2 है, एक का वेट 3 है। अब ये देखो, तीनों को मैंने एक समान द्रव में डाला। अब ध्यान से देखो, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आर दिस, और ये सभी अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनी है। अब एक को देखो, वो यहाँ तक डूब गई है, यहाँ तक डूबी हुई है। दूसरी कहाँ तक डूबी है? थोड़ी सी कम डूबी है। और एक तो बिल्कुल ही कम डूबी है। क्या आप देख के अनुमान लगा सकते हैं? यह है सवाल, किसका वेट ज़्यादा होगा? देखो, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो क्या करेगी? वो सबसे ज़्यादा डूब जाएगी नीचे, क्योंकि जिसका वेट ज़्यादा उसका बल कम, तो वो पानी में नीचे। तो वेट सबसे ज़्यादा किसका है? इसका। उसके बाद कम कौन डूबी हुई है उससे? ये। और सबसे कम डूबी हुई है, यानी ये सबसे हल्की, ये बीच की, और ये सबसे भारी। तो सबसे कम वेट किसका? उससे बड़ा इसका, और सबसे बड़ा इसका। दैट ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब इसी को समझा रखा है। ऑब्जेक्ट एक जो है सबसे ज़्यादा डीपेस्ट में जाता है, गहराई में डूबा हुआ है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये पानी को डिस्प्लेस करता है, पानी सबसे ज़्यादा हटा रही है, इसलिए इसका वेट भी सबसे ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्ट 2 जो है वो इतना डीप नहीं गया था, बट ऑब्जेक्ट 3 से तो ज़्यादा डीप गया है। और ऑब्जेक्ट 3 की बात करूँ तो ये तो फ्लोट कर रहा है हाईएस्ट पे और डिस्प्लेसिंग द लीस्ट वाटर। इस चित्र में देखो, ये इतना पानी घेर रहा है, ये इतना पानी घेर रहा है, और ये सिर्फ इतना सा पानी घेर रहा है, ठीक है। वस्तु 3 सबसे कम गहराई तक डूबी, इसका मतलब क्या है? ये सबसे कम पानी हटा रही है, इसलिए इसका वजन भी सबसे कम हुआ। और इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर होता है समाप्त। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में ज़रूर उतारना।